लेट्स बिगिन। स्टार्ट करें क्या? इसका क्लैरिटी इशू भी है। चलो होमवर्क सबको सब जमा नहीं आया अभी तो मैं पूछी जब तो बोले हो गया होमवर्क बहुत अच्छा था बोले। हाँ सही है कि नहीं है दैट इज सेकेंडरी। आया कि नहीं आया? सबको आया। डाउटफुल यानी सिर्फ आंसर डाउटफुल है कि कोई डाउट है? डाउट है कोई? अच्छा क्या डाउट है बोलो। 22 के 2? ये सैलरी पर डे है बेसिक। हाँ अलाउंस है वो 548 आ रहा, जो सैलरी से बहुत ज्यादा है। 548 कैसे आ रहा? 80 into 785 minus 0.8 into 665। तो पूरा मंथ का है या पर डे का है? 80 पैसा per every point over 100 cost of living index for working class. Current cost of living index is, तो कितना हो जाएगा? 685 तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 785 इंटू हम्म 785 माइनस 100 इंटू 80 पैसा। ये हाँ 548 आया। तो 548 क्या है? मंथ का ही होगा ना, क्योंकि 80 तो पर डे तो इसका 25 डेज काम कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 25। तो कितना आया? कितना आया? 21.92 पर डे है। बेसिक से कम ही है ना कि बेसिक से ज्यादा है? बेसिक कितना है? नहीं नहीं ऑब्वियसली जब बोला नहीं है पर डे है तो फिर मंथ का। और देखो अजम्पशन रैशनल होना चाहिए। रैशनल अजम्पशन क्या रहेगा तुम्हारा? 540। हाँ वो उतना सारा रहेगा क्या एक दिन का? तुम सैलरी एक दिन की 80 रुपए दे रहे हैं, तुम 500 रुपए डियरनेस अलाउंस दे रहे, कोई एंगल से मैच नहीं होती वो चीज। नहीं वो आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है मैडम। ऊपर पर डे कभी भी नहीं देते। नहीं ऐसा नहीं रहता। अपने को इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने को चीजें देती है, अपने को अज्यूम करना पड़ता। अगर वो टेबल में यहाँ पे पर डे नहीं लिखा रहता दैट मीन्स बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? पर मंथ है। अभी लीव सैलरी जो है 10% ऑफ 1 and 2। या तो तुम एक दिन के दोनों निकालो उसका टोटल उस पर 10% करो तो एक दिन की टोटल आ जाएंगी। आइडियली वो पर मंथ होती है, पर डे थोड़ी होती है। लीव सैलरी तुमको आज छुट्टी लिए तो आज की मिलेंगी, कल छुट्टी नहीं लिए तो कल की मिलेंगी क्या? आइडियली वो महीने के हिसाब से होती है। या तो तुम सब मंथ का निकालो कॉस्ट और फिर उसमें डिवाइडेड बाय 25 कर दो। ये तो एक दिन का ही होगा ना। सर उन्होंने ऊपर ही लिखा है ना लेबर कॉस्ट पर मैन डे। तो और इसमें बोला है कि सैलरी से ज्यादा डे कैसे होगा? हाँ तो कैलकुलेट करना है पर मंडे में, वही बोले या तो सब टोटल में लो या तो सब टोटल में लेके डिवाइडेड बाय 25 करो। 25 मंडेज काम कर रहे हैं ना एक मंथ में, तो पर मंडे आ जाएगा आपका। या तो फिर सब डे वाइज लो। आपको क्या बोला है? बेसिक सैलरी ₹80 पर डे। डियरनेस अलाउंस में क्या बोला है? 80 पैसा पर एवरी पॉइंट ओवर 100 फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स फॉर वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के लिए कॉस्ट लिविंग इंडेक्स क्या है? तो बोले करंट लिविंग इंडेक्स है 785 पॉइंट्स। तो 785 पॉइंट्स यानी 685 पॉइंट्स पे हमको 80 पैसा देना है। 685 पॉइंट्स पे 80 पैसा देना है तो वो पूरे महीने का ही दोगे ना कि एक दिन का दोगे? एक्सपेंडिचर वाला है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है पर मंथ है, और वो जो हाँ डीए में नहीं लिखा है उसके ऊपर बेसिक हाँ सैलरी पर डे के लिए तो अपन बेसिक सैलरी और डीए है तो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये 30 रुपया अगर आपको पर मंथ नहीं लिखा रहता तो आप अज्यूम कर सकते थे पर डे है। 30 रुपया इज विद इन लिमिट ऑफ। डीए में भी नहीं लिखा तो अपन अज्यूम करेंगे पर डे। पर अरे पर भैया मेरे वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होता है ना। मैं तुमको अगर बोलूंगी 4 घंटे की क्लास है और फिर मैं आपको बोलूंगी कि 22 घंटे की क्लास है
एक है 4 घंटे की क्लास, एक है 22 घंटे की क्लास। तुम्हारा ये लॉजिक रहना चाहिए, 4 घंटे की क्लास डेली रहेंगी, 22 घंटे की क्लास क्या रहेंगी, वीक की या वीकेंड की या ऐसा कुछ। 22 घंटे की क्लास में एक दिन में तो नहीं लूंगी, जमीन आसमान का फर्क है ना दोनों के बीच में, वो तो ऑब्जर्व करो। एक 80 रुपया तुम एक दिन का सैलरी दे दे और उसपे डीए दे रहे तुम बोले 500 रुपए का, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है ना उसके पीछे। तुम वो लॉजिक सोचो ना, 500 रुपए का डीए कैसे दोगे तुम 80 रुपए पे। 500 पे तुम मैक्सिमम कितने का दिए दोगे, 100 रुपए के आसपास का दोगे, उससे ज्यादा तो कैसे दोगे यार। मतलब ऐसा कहीं पे रूल नहीं है, डीए बेसिक सैलरी से कभी ज्यादा नहीं होता है, कोई रूल नहीं है। मैं आपको एक्सप्लिसिटली ये चीज बोल रही हूँ, पर दोनों के बीच में का गैप थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए, दोनों के बीच में का गैप रीजनेबल होना चाहिए। बहुत अनरीजनेबल है तो फिर तो यार समझना पड़ेगा, एक चीज दिन की एक चीज महीने की है। और अगर आपने ये महीने की अज्यूम किया और उन्होंने दिन का भी रखा ना, तो वो तुम्हारा अजम्पशन वैलिड करेगा, क्योंकि तुम्हारा रैशनल अजम्पशन है। पर अगर तुम ये डियरनेस को डे की सैलरी गिन लोगे तो तुम्हारा इरेशनल अजम्पशन बोल के वो कैंसिल कर देंगे इंस्टीट्यूट। समझ में आ रही क्या बात। इंस्टीट्यूट अगर इरेशनल अजम्पशन ले रहा है खुद के सोल्यूशन सेट में, सजेस्टेड आंसर में, तो तुम्हारा अगर रैशनल अजम्पशन है तो वो कंसीडर करेगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट रैशनल अजम्पशन ले रहा है और तुम इरेशनल अजम्पशन ले रहे हो, तो तुम्हारा अजम्पशन वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रही क्या बात। लॉजिक कैसा रहता है, तुम बेसिक सैलरी अगर 80 रुपया दे रहे हो तो तुम डीए कितना दोगे, 80 दोगे, 80 के आसपास का दोगे, 80 से एटलीस्ट मैक्सिमम 150 टाइम्स दोगे। 80 हो गया तो 150 टाइम्स, उससे ज्यादा तो नहीं दोगे। डीए क्या रहता है मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने को। अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने को क्या तुम्हारा इतना वेरिएशन है क्या, तुम मतलब उसको कौन से बाबा आदम के जमाने की सैलरी दे रहे, तुम एआई जनरेशन का डीए दे रहे। ऐसा टाइम गैप थोड़ी होता है, हर बार सैलरी का बेस भी रिवाइज होता है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। समझ में आ रहा है क्या। हाँ फाइनल आंसर क्या है, क्या है आंसर बताओ जल्दी जल्दी सब। 127.32 न्यू बुक 127.32, यस दिस इज करेक्ट आंसर। देखो बेसिक मैं डे वाइज बता रही हूँ, जिसने अगर डे वाइज निकाला है और जिसने मंथ वाइज निकाला है वो डिवाइडेड बाय 25 कर लो। 80 बेसिक। परीक्षित होमवर्क नहीं किया, क्या है आपका आंसर। मैं वो पूरा गलत कर रहा हूँ। किस चीज से 548 वही दिया है ना। पूरा 548 ले लिया। अरे भैया कैसे, ये लोग करेंगे तो फिर भी समझ में आता, आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वो चीज का। नहीं बोला है लेकिन रैशनल सोचने का रहता। ये तो ऐसी बात हो गई, मैंने आपको बोला मेरे को पढ़ाने के, तुम ना सीए में पूरा पढ़ाने के 2,000 रुपए देना, लेकिन मैं तुमको क्वेश्चन बैंक दे रही ना उसके 8,000 रुपए देना। कोई लॉजिकल बात है क्या ये। लॉजिक थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ भैया। देखो बेसिक 80 है, डीए 21.92 है, किसका करेक्ट आया डीए, डीए किसका किसका करेक्ट आया। हाँ तो आपने महीने का लिया है, सब सारे कॉस्ट मंथ के लिए है, तो यानी पर डे करेक्ट है ना। हाँ तो गलत है, वही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा नमित और परीक्षित जैसी मिस्टेक किसने किसने किया, रेज योर हैंड। 1 2 3 4, यानी 2 जनों का आंसर करेक्ट है ऑल इन ऑल। वापस करके लाओगे। हो गया, अभी कर दिया। अरे भैया पर आपके नीचे के नंबर नहीं बदलेंगे क्या उसकी वजह से। तो बाद में बदल लिए ना। कर लिए आंसर आ गया सबका। हाँ चलो फिर वेरी गुड, हो गया ये क्वेश्चन दैट। अरे क्यों भैया आप आंसर्स क्यों डिस्कस कर रहे हो। क्यों गलत हुआ जैसे अभी। बोलो। सॉल्यूशन भेजना है मुझे पता है, लेकिन मेरी सॉल्यूशन सेट अभी ओपन की थी मैंने, वो ओपन क्यों नहीं हो रही है मुझे भी डाउटफुल है, नहीं तो मैं आंसर भेज देती थी। ओपन ही नहीं हो रही है, क्या करूं क्या करूं। अरे भाई मेरे बुक ही नहीं ओपन हो रही, आईपैड में ही नहीं ओपन हो रही, इसीलिए तो नहीं दिख रहा।
चलो कॉपी में नहीं क्या सॉफ्ट कॉपी में जो था वो ओपन नहीं हो रहा है, हार्ड कॉपी में से फिर आपको उसका फोटो क्लिक करके भेज देती हूँ, ठीक है। चलो 22 क्या क्या दिक्कत है, 22 का आंसर बताओ। कौन बोलेंगे आंसर, किसने बताओ। प्रीत होमवर्क नहीं किया ऐसा तो बोलना ही मत, बुक बंद है आपकी क्योंकि, और आप नमित की बुक ले रहे हो हाथ में। प्रीत होमवर्क नहीं किया क्या, उधर किधर, बस में क्यों होमवर्क किया लेकिन बुक घर पे, लाइब्रेरी में भी गया था क्यों बुक घर पे छोड़ दिया भैया, आज पढ़ने की इच्छा नहीं थी क्या आपकी। फिर आई हैव टू रीड माय क्लास तुम्हारे लिए मैं जबरदस्ती आ रही यहाँ पे, मेरे को आज पढ़ाने की इच्छा नहीं थी फिर भी आई, और तुमको पढ़ने की इच्छा नहीं थी। नहीं कोई गेम नहीं खेलना है। चलो 22 चेक करो, लो उससे बुक और बताओ मेरे को आंसर। स्लिप ऑफ माइंड क्यों होमवर्क था, कल कितनी बार करोगे। हाँ तो 22 क्वेश्चन होमवर्क में ही था ना, वो क्वेश्चन कितनी बार करोगे भूमि। सब कर रहे हैं ना, दो बार ही है, सबको दो बार ही बोला है मैंने। हाँ हाँ दो बार दो बार, डेट के हिसाब से कर दूं। अच्छा एक आध दिन आपका रहा जब करती हूँ आज तक। चलो 22 बताओ आंसर भैया, आंसर आंसर क्या बताना है, मेरे को क्या पता क्या बताना है, 22 का आंसर बताना है। आपने सॉल्व किया ना, कितना है मटेरियल, मटेरियल 1600 हाँ, और वेज रेट क्या था 10 हाँ, और क्या निकालना है, बस दो ही चीज पूछा था ना। हाँ बस उतना ही था, करेक्ट है। आ गया सबका, 10 का रेट आया और 1600 का मटेरियल आया। जो आपने एक्स और वाई रखे थे वो वापस वो डब्बा कॉपी पेस्ट करने का, और हर एक के आगे वैल्यू लिखनी है, बस उतना ही है। और कोई होमवर्क पूछना है कि आज का क्लास स्टार्ट करें। क्योंकि अगर टैली में तो चलो 27 बताओ, कौन बताएगा, प्रेम बताओगे, बताओ। स्टैंडर्ड टाइम पहले तो 88, हाँ तो स्टैंडर्ड टाइम एंड इफेक्टिव, अच्छा 72 स्टैंडर्ड टाइम, करेक्ट करेक्ट, हाँ सॉरी माय बैड, मैंने आंसर गलत देखा। बोलो बोलो आगे बोलो, आगे आगे आंसर्स बताते जाओ सारे। हाँ करेक्ट है, तो फिर रोवान के अंदर आया 93.34, 93.34 ठीक है, हो गया आंसर, बस उतना ही था। 28 बताओ देवांशी, भूमि बताओगे, बताओ भूमि। हाँ टोटल वेजेस नहीं, 40 रुपीज पर आवर, हाँ हाँ नहीं 4.5 आया, आपको कितना आया, 5.6 गलत है, पहले आया था, पहले गलत किया था। वेरी गुड, अच्छी बात है, क्रॉस चेक कर रहे हो। क्या हो गया भूमि, कहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा। रोहन का आधा मिला दिया हर से का। क्यों मैडम, हाल से रोहन का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, अपन रोज रिवाइज कर रहे हैं। यार मैंने कैलकुलेटर ये बट मेरे को नहीं लग रहा मैंने कैलकुलेटर
हाँ इक्वेशन तो बराबर है। ये हो गया, ये प्लस ही रहेगा। हाँ ठीक है, ये 60 हो जाएगा ना। इसको 60 क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने नीचे लेके गई हूँ, ठीक वो वैसा भी चलता ना। हम्म, ये दो जो है ना 60 वाले, हाँ इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। ये 140 कहाँ गया? ये तो इधर ही रहा ना 140। अच्छा एक्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 140 एक्स माइनस कर दिया मैंने और फिर यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ठीक है। ये आपका बचा। अभी आपने क्या किया, ये जो इंटू है ये आपने डिवीजन में डाल दिया 60, यानी 20/60 कर दिया आपने। 20/60.33। और एक उधर जाएगा 0.33 इधर जाएगा तो 5.6 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, और यही कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने जब इधर की थी, जिससे इनका आंसर 4.5 आया है, तो उससे मेरा 192 आ रहा था। तो क्या करना है, परसेंट को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है कि कैसे करना है वो? ये 120x प्लस 360 माइनस 60x इससे बराबर है। इज इक्वल्स टू 140x। अभी 360 माइनस 60x इज इक्वल्स टू 140x माइनस 120x। तो ये हो गया आपका 20x। 360 is equals to 20x plus 60x 80x 360 by 80 is equals to x। 4.5। तो यहाँ पे आपका कुछ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। कैलकुलेशन भी नहीं, एक्चुअली क्या है, तो 192 आ जाएगा। ये करेक्ट है, ये वाला स्टेप करेक्ट है। फिर आपका ये है, ये पूरा एज इट इज ठीक है। अभी ये आपने माइनस किया, यहाँ तक के भी चलेगा। फिर ये सब जो है, तो ये आपका ब्रैकेट है ना मैडम, ये पूरा आंकड़ा इधर से जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर ये आप इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डालते हो तो भी आपका, हाँ नहीं होना चाहिए आइडियली, रुक जाओ एक मिनट। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 20x डिवाइडेड बाय 60। 6 माइनस अरे हाँ सॉरी, 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ अभी ये एक्चुअली ये ऊपर लेना चाहिए था, यहाँ पे 60 इज इक्वल्स टू 20x अपॉन 6 माइनस एक्स। ये x है, हाँ वही बोल रही हूँ। ये x है। हाँ तो आपने वो मिस किया ना, समझ। गड़बड़ कहाँ पे हुई समझा। ये ऐसे करते तो भी चलता था, दोनों एक्स वाले। हुआ, चलो नेक्स्ट कौन सा पूछना है। 31। हाँ बताओ आंसर, कौन बताता है? परीक्षित बताओगे, बुक नहीं है। बताओ आस्था। एग्जिस्टिंग के हिसाब से 10,800। एग्जिस्टिंग 10,800, हाँ और रेट पर आवर का रेट वो भी बताना है। इफेक्टिव रेट पर आवर बोला है ना, कुछ है ना। ये 7,200। हाँ 7,200 और बोनस आएगा, लेट आर का आएगा 3,600। लेट से 31 ही बोल रहे हो ना आप लोग। ये तो बोला मैंने ये देखो टोटल। वीकली अर्निंग्स फॉर ऑपरेटिंग अंडर। अच्छा नेक्स्ट रोवान का है 9,700। पहला क्या बोले आपने, एग्जिस्टिंग रेट सिस्टम में कितना बता रहे? 10,800 10,800, हाँ ठीक है। और रोवान में 9,792 9792, हाँ और हादसे में 9,225। 9225 आया। एग्जिस्टिंग आपका कितना आया? नहीं 48 आवर्स है, 150 का रेट है। 48 इंटू 150 प्लस 12 घंटे का ओवर टाइम है, इंटू 12 घंटे का ओवर टाइम का रेट 200% है, यानी 300 रुपए।
200% है ना, तो 150 का 200 300 हो गया ना। समझा क्या गड़बड़ हुई? लिख लो, कर लो करेक्ट। और कोई क्वेश्चन बचा है? डन डन क्या हो गया सबका? आज का सेशन स्टार्ट करें। पूरा पौन घंटा मेरा टाइम पास कराते हो। चलो भेज रही हूँ भैया, ओपन नहीं हो रहा है, मैं भेजू कैसे आपको? समझ रहे हो क्यों? सब एक साथ भेज दो। वेरी गुड। फिर मैं एक काम करूंगी, मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगी और फिर आप ही चेक करना, आपकी मिस्टेक आप ही आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं सोल्यूशन सेट पूरा अगर आपको भेज दूं अभी तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं भेज नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है, मैंने जब सोल्यूशन सेट दे दिया आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दोगे। गलत आया फिर देख लेते। अरे मैं लिख के देती हूँ। आप कितने बच्चे हो? 8 बच्चे हो क्लास में, 8 में से हार्डली हार्डली 2 बच्चे रहेंगे जो सोल्यूशन सेट की तरफ देखेंगे नहीं अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो तो। हार्डली, बाकी सब देखेंगे। आई कैन राइट इट ऑन अ ब्लैंक पेपर एंड साइन इट, मुझे गारंटी है ये चीज की। हाँ? वही बोल रही हूँ ना, जब तक तुम तुम्हारा दिमाग नहीं लगाओगे भैया, जब तक वो क्लिक नहीं होगा कि कैसे करेक्ट हो सकता है। समझ में आया क्या? अपनी मिस्टेक अपन बुक में ही देख लेना, तो अपनी मिस्टेक अपने को रियलाइज नहीं होती कि कितनी बड़ी मिस्टेक थी, जब तक अपन खुद से वो मिस्टेक से सीख ना ले। यहाँ पे मिस्टेक कर लो, पेपर में नहीं करना है। समझ में आ रही क्या बात? चलो कौन सा क्वेश्चन करूंगे? नहीं, वो इन लोगों ने निकाला था। क्यों निकाला था इनका, इनको पता, वर्किंग नोट में है, उनका कोई सेंस नहीं बन रहा। अभी करे कुछ क्वेश्चंस? चलो अभी सारे टॉपिक हो चुके हैं भला अपने लेबर के, अब अपने को क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। आपका 66, 67, 69 ये हो गए है ना? क्या नहीं हुआ है उसमें से? तीनों भी नहीं हुए? चलो होमवर्क से ही शुरुआत करो। लिखो क्वेश्चन नंबर 66, 67, 69 होमवर्क। हाँ नहीं ना मेरे भाई, क्योंकि कल संडे है, होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैंने ऐसा कहीं पे बोला नहीं है, मैं रीजनेबल होमवर्क देती हूँ ऐसा मैंने बोला है। अभी अगर कल का छुट्टी है तो आज के बदले के 5 होमवर्क रहेंगे, कल के बदले के और 5 रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होमवर्क होना चाहिए ना छुट्टी के टाइम में, होना ही चाहिए। अपने को ये चैप्टर क्लोज करना है और अपनी टेस्ट है वेडनेसडे को। डायरेक्ट एक्सपेंस का खाली 2 लाइन है, मैं लिखवा दूंगी आपको, कुछ भी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस में। अभी अपन करेंगे 63 बाकी है ना अपना? चलो 63 करते और फिर 61 करते। 61 भी करना है, 63 भी करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है आज करने को। यस, आज के 5 क्वेश्चन होने चाहिए करने को, नहीं तो आज क्लास से छुट्टी नहीं मिलेंगी। नहीं कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। सर कोई चीज कैंसिल कर दे, सर मेरी क्लास कल से कैंसिल कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। 3 कौन पढ़ेगा? अरे कोई भी पढ़ो, सब ईशिका कोई क्यों टारगेट करते हो? नहीं तो कोई और नहीं हो सकता क्या? सर के लिए ईशिका रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे लिए कोई और बन जाओ ना। चलो परीक्षित पढ़ो आज। Following data have been extracted from books of Messrs ABC Private Limited. Salary each employee per month 30,000. Second
get bonus 25% of salary, employees contribution to PF PSI 15% of salary. Total cost at employees welfare activities 6,61,500 per annum. Total leave permitted during the year 30 days. Number of employees 175. Normal idle time 70 hours per annum. Abnormal idle time due to failure of power supply 50 hours. Working days per annum 310 of 8 hours. Required to calculate cost 310 days of 8 hours annual cost of each employee. Employee cost per hour. Cost of abnormal idle time per employee. बेसिकली अपने को सबसे पहले तो एनुअल कॉस्ट निकालना है एम्प्लॉय का, यानी पूरी शीट बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें, लिखो चलो, खुद से ट्राई करोगे पहले कि मैं लिखाऊं डायरेक्ट? एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है ना मैडम इसमें कुछ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, या तो मैं लिखाती हूँ फिर। होमवर्क दे दो, चलो अपने को क्या क्या बोला है? सैलरी बोलिए, क्या बनाओगे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। क्यों दो अमाउंट? सैलरी कितनी बोला है? ईच एम्प्लॉय पर मंथ 30,000। अभी अपने को क्या पूछा है, कितने एम्प्लॉयज का डेटा पूछा है? देखो क्वेश्चन क्या है, कितने एम्प्लॉय का पूछा है? तो अपन एक ही एम्प्लॉय का एट ए टाइम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन समझने का। 175 एम्प्लॉयज है, वो अपने लिए अभी रेलेवेंट है क्या ये क्वेश्चन के लिए? अभी के पार्ट के लिए नहीं है, ठीक है। सैलरी कितनी है? 30,000 रुपीज अ मंथ, तो मंथली में लिखोगे 30,000। एनुअल में क्या लिखोगे परीक्षित? हाँ लिखो 360। अब सैलरी के बाद क्या बोला है? कितना? 25% कितना होता है? कितना आएगा टोटल में? फिल करते जाना, मैं मिसिंग फिगर रख रही हूँ, आप लोग फिल करते जाओगे। फिर क्या है? कितना कितना बोला है? 4,500 और 54,000, 54,000। देन क्या बोला है? टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज। टोटल कॉस्ट मतलब पूरा खर्चा, एम्प्लॉय वेलफेयर का पूरा खर्चा अगर उतना है पर एनम का, तो एक एम्प्लॉय का खर्चा कितना है? क्या करोगे? ये सारे देखो क्या बोला है? एम्प्लॉय वेलफेयर, देखो क्या दिया है एम्प्लॉय वेलफेयर में? आपको दिया है 661,500 पर एनम में। तो सबसे पहले अपन पर एनम वाले ही कर लेते हैं कॉलम, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज का होगा? 175 एम्प्लॉयज का, तो कितना? इंटू 12 नहीं, ये पूरा साल भर का है भैया, पर एनम लिखा है उन्होंने। कितना आया? 3780। हाँ ठीक है, एनुअल वाला। अभी ये जो आया डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना? 315। हाँ देखो आपको नीचे लिखा है वर्किंग डेज पर एनम इज 310 डेज ऑफ 8 आवर्स, यानी अब जो साल है आपका वो 310 दिन का ही साल है, बाकी छुट्टियां हैं। क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में अगर देखोगे लास्ट लाइन जो आप यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर टेबल में
310 डेज का ही डेटा है ये सब। तो आप जो पैसा दे रहे हो वो वैसे भी 310 दिन का ही दे रहे हो, समझ में आई क्या बात? अगर आप जब पैसा देते वो बोलते 360 डेज है, और आपको कैलकुलेट 310 डेज का बोलते, जब अपन करते डिवाइडेड बाय 360 इंटू 310। समझा क्या परीक्षित? अभी दोनों भी सेम है तो क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड बार बार सेम नंबर से करना है, कोई सेंस नहीं है। क्लियर है? ये समझा क्या? एम्प्लॉय वेलफेयर आपको पूरा कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट पर एनम दिया है, अपने को पर एम्प्लॉय निकालना है, इसलिए पर एम्प्लॉय निकाल रहे हैं। लीव परमिटेड ड्यूरिंग देयर वर्किंग डेज पर एनम। वर्किंग डेज मतलब जो दिन तुमने काम किया वही कैलकुलेट होते हैं। नहीं, वो अपने को वो चीज का कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि वो सैलरी में पूरे पैसे पैसे दे रहा है, तो अपने को वो सब चीज सोचने का काम नहीं है नंबर ऑफ डेज का। अनलेस एंड अनटिल आपके नंबर ऑफ डेज जो क्वेश्चन में दिए हैं और आपको कैलकुलेट में दिए वो अलग रहे, जब अलग रहे जब इतना दिमाग लगाने का, अदरवाइज इतना दिमाग नहीं लगाने का। क्लियर है क्या? और इंस्टीट्यूट सारे एडजस्टमेंट एक साथ नहीं डालेगा, वो नहीं चाहता है आपको कंफ्यूज करे, वो चाहता है आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं वो चेक करे। समझ में क्या बात? कंफ्यूज नहीं करना है उसको, इतना भी बुरा नहीं है इंस्टीट्यूट। चलो ये हो गया, उसके आगे क्या आएगा? इसके आगे क्या आएगा? और कोई खर्चा बचा क्या? तो आपको क्या पूछा है? एनुअल कॉस्ट, तो टोटल को, अरे भैया क्यों गया, क्यों गायब हो गए भैया? नेट गया क्या? हो गया? क्यों नेट गया? ये कौन ने नेट बंद कर दिया? क्या लोग है समझ में नहीं आता है। क्या हो गया भैया? क्या डिस्कशन चालू है? हाँ? 310 में उसको थोड़ा क्या डाउट है बोलो ना अभी, क्या तकलीफ हो गई? हाँ यार, क्या इशू है? बताओ टोटल। 42315 हाँ मैच हो गई, पार्ट 1 तो हो गया। तू क्या बोला है? एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, कितने घंटे काम कर रहा है एम्प्लॉय? इफेक्टिव आवर्स निकालो। कैसे निकलेगा? 310 दिन 8 घंटा, ये टोटल आवर्स हुए, माइनस कितना? 70 नॉर्मल आइडल टाइम माइनस क्या, और क्या माइनस होगा जल्दी बताओ। और
दिन काम टोटल करना ही है। लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 30 दिन की, 30 दिन की लीव है। अभी तो आपको बोला 7 0 में वो नहीं है included। हाँ तो फिर जो माइनस करेंगे तो उसमें है ही नहीं। देखो, दो चीजें हैं, एक तो पेड लीव रहता है, एक तो अनपेड लीव रहता है। पेड लीव यानी आपके सैलरी में उसका हिस्सा है, अनपेड लीव मतलब उसका सैलरी में कोई हिस्सा नहीं है। अब अपने को जब यहाँ पे क्वेश्चन में इफेक्टिव आवर्स मतलब आपको पर आवर पूछा है और लीव का डेटा दिया है, दैट मीन्स क्या है, पेड लीव है। पेड लीव है मतलब जितना टाइम आपने काम किया उसमें से लीव इंक्लूडेड है। यानी 310 दिन जो है उसमें से 30 दिन छुट्टी वाले हैं जिसका पैसा दे रहे, तो 310 दिन का पैसा मिल रहा, लेकिन उसमें से 30 दिन क्या है, जो छुट्टी है, तो फुकट का पैसा है। हाँ मैंने अभी एक ही पूछा तो आपको बोला नहीं, आपने मेरे को जब पूछा तो मैंने ये नहीं देखा था, उसका सब क्वेश्चन में एम्प्लॉय आवर्स रेट पूछा है, ये पूछा है एम्प्लॉय पर आवर पूछा है, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। क्योंकि क्या है, दो चीजें हैं, एक तो पेड लीव रहती है, एक अनपेड लीव रहती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और लीव दी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो लीव के अगेंस्ट अपन पैसा दे रहे, पेड लीव है यानी अपना कॉस्ट है। अनपेड लीव है तो अपने चिंता का विषय ही नहीं है, ना तुम उसके अगेंस्ट पैसा दे रहे ना अगला काम कर रहा, छुट्टी ही छुट्टी। बट अब जब अगला काम कर रहा नहीं लेकिन तुम उसको पैसे दे रहे हो, तो तुम्हारे पैसे वाले वर्क आवर्स में कैलकुलेट हो जाती है या वर्क डेज में कैलकुलेट होती है। वर्क डेज यानी क्या रहता है, जितने पीरियड का आपने पैसा दिया है, जितना काम किया उतने पे ही पैसा देंगे। तो काम किया है मतलब इम्प्लाइड है कि आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको छुट्टी थी तो वो पेड लीव्स उसमें इंक्लूडेड है। समझा क्या लॉजिक? तो 310 में वो भी इंक्लूडेड है पेड लीव। तो अब क्या करोगे, 2170 क्या 30 दिन इंटू 8 आवर्स कितना हो गया? 2170 क्या आप नेट बता रहे हो क्या? माइनस 2480 माइनस 70 माइनस 240 माइनस 240 2170 2170 आवर्स, ये आपके इफेक्टिव आवर्स हो गए। तो फिर आपका क्या आएगा, कॉस्ट पर आवर, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर? अगर इसमें किससे डिवाइड करोगे? 5 5 लाख 7 लाख 7 क्योंकि अपन पूरा एनुअल देख रहे हैं। बोलो क्या पूछ रहे थे, कितना आया? 234 3 पर आवर। मैं ये पूछ रही थी कि अगर ये लीव्स परमिटेड है 30 डेज, हाँ अगर इसने और लीव्स ली होती हाँ जितनी परमिटेड है उसके बाद भी, बियॉन्ड, हाँ तो वो माइनस नहीं करते हाँ वो क्योंकि नहीं, वो एबनॉर्मल में चले। यस वो नहीं कर देते। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के जैसा ट्रीटमेंट होगा उसको। उसको बराबर है, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स में पुट किया है। उसको आप पेड लीव जो है उसको नॉर्मल लीव के जैसा, नॉर्मल टाइम के जैसा ट्रीट कर सकते हो, नॉर्मल आइडल टाइम के जैसा, और अनपेड लीव को एबनॉर्मल आइडल टाइम के जैसा। तो उसका ट्रीटमेंट सेम लाइंस पे रहेगा। एग्जैक्ट वर्ड में पुट करके दिया आपने मेरे लिए, थैंक यू। ये डेसिमल में क्यों दे रहा है 234? 234 ही आ रहा है ना? ये ₹.234 क्यों लिख रहा है क्या? पता नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। हाँ ठीक है ना, करेक्ट, करेक्ट है, लेकिन वो उसने कैलकुलेशन में ऐसे किया। नेक्स्ट क्या पूछा है, एबनॉर्मल आइडल टाइम बताओ। एबनॉर्मल आइडल टाइम बताओ। क्या करेंगे? पर एम्प्लॉय तो है सब चीजें, क्या हो गया? एनुअल दिया है, और एम्प्लॉय एनुअली पूछा है 1462.5 आपको ना, हाँ 1462 1462.5 कैसे क्या? नहीं मैच हुआ, कैसे क्या? क्या? डिवाइड करना पड़ेगा ना 175 से टोटल 11,700 करेक्ट है।
11,700। हाँ, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपन ने नॉर्मल आइडल टाइम क्या किया मैडम? 70 घंटा। 70 घंटा आपने जब क्यों नहीं मेरे को बोला कि 175 एम्प्लॉइज का है वो? नहीं, पर आपने नॉर्मल के लिए अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लिया तो एबनॉर्मल के लिए क्यों ले रहे हो? फिर तो आपने क्या किया? फिर तुमने इसने पूरे 175 एम्प्लॉइज का पता है शायद, मैंने वो एक एम्प्लॉय का बताया। अरे भाई मेरे, अरे भाई मेरे एक बात बताओ, कि यहाँ पे 70 नॉर्मल आइडल टाइम का अपन ने किया, हाँ, तो ये एक तो एम्प्लॉय का पकड़ा ना। नॉर्मल आइडल टाइम एक एम्प्लॉय का पकड़ा, ये एक एम्प्लॉय का है, सबका है कि एक एम्प्लॉय का है? न्यूमरेटर किसका है ये न्यूमरेटर कितने एम्प्लॉय का है? न्यूमरेटर किसका है? एनुअल है कि वो कंफ्यूजन नहीं है, एनुअल है, लेकिन एक एम्प्लॉय का है या टोटल एम्प्लॉय का है? अपन एक एम्प्लॉय की ही डेटा निकाल रहे हैं मैडम कब से। तो ये न्यूमरेटर अगर एक एम्प्लॉय का है, ये क्लियर है कि आपको नॉर्मल ये 70 एक एम्प्लॉय का है, तो अगर 70 एक एम्प्लॉय का लिया तो एबनॉर्मल क्यों सबका ले रहे हो? हाँ, तो आपने एबनॉर्मल के लिए क्या किया? देखो मैम, 50 घंटे हैं, हाँ 8 घंटे एक मतलब दिन में काम करता हूँ, हाँ बराबर। हाँ तो 50 का 8 बोले तो 6.25, हाँ उतने उसके 6.25 डेज समझो एबनॉर्मली उसने हाँ वाया कमाए, हाँ, और अपना रेट आया पर आर वो का समझो। पर आवर रेट है हाँ ना, भैया। हाँ हाँ एक हाँ सेकंड। हाँ, तो समझो ये एम एक प्लस सेकंड, कर दो। हाँ 125 इंटू 8 समझो 50 ही आ रहा है ना, 50 इंटू वही आता है। आप गोल घूम के जा रहे नहीं, थे, मेरे को लगा आप गोल घूम के अगर जाना चाहते हो तो इसको भी पर डे कर दो, पर आवर की जगह इंटू 8 कर दो। समझ में आया क्या बात? आप अगर पर डे के हिसाब से जा रहे हो तो इसको इंटू 8 कर दो, आपका रेट बढ़ जाएगा, आपका नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स की जगह पे। ठीक है, इनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है। आप एक चीज अलग दूसरी चीज अलग नहीं ले सकते इशिका। हाँ, एक सब्जेक्ट फाइनल का पढ़ रहे हैं, एक इंटर का पढ़ रहे हैं, कैसे मैच होगा फिर? समझा क्या सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? सॉर्टेड है? इजी क्वेश्चन था, इजी था ना, ऊपर से PYQ फुकट के मार्क्स। चलो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। 61 किसका किसका है उसमें, देखो पढ़ो क्या क्या बोले। हम्म, शिखर लिख दिया उसने, शिखर ही मेंट। चलो पढ़ो क्या दिया है डेटा, कौन पढ़ेगा? भूमि पढ़ो। 61 A, B, and C are three industrial workers working in sports industry and are experts in making cricket bats. BBC, A, B, and C are working in Mahi Sports, Virat Sports, and Shikhar Sports companies respectively. Workers are paid under different incentive schemes. Company-wise incentive schemes are as follows. हम्म, For Mahi, हाँ हाँ हाँ, for Mahi Sports, incentive scheme is immersion efficiency system. Virat Sports, merit differential piece rate system. Seeker Sports Tailors differential piece rate system. Standard working hours are 8 hours a day. Standard output per hour in units is 2. Daily wage rate is rupees 360. Number of working days in a week is 6 days. Actual output for the week are as follows. For A, 132 units. For B, 108 units. And for C, 96. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव वेज रेट एंड वीकली अर्निंग्स। अभी कौन से तीन आ गए ये? एमरसन, मैरिक और टेलर। क्या क्या बोलते थे, याद है क्या कुछ? इफिशिएंसी के परसेंटेज एमरसन क्या बोलता है? 66.67 से नॉर्मल
बाद 167 से 100 तक 110 110.6 120 था ना? 120 हाँ, और स्लाइडिंग 1 और 100% 120 plus 1% for every 1% above 100. यही था। क्या था? एमरसन क्या बोलता है, आपकी एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी लेवल आपका 0 से लेके 66.66% तक है, तो आपकी ये एफिशिएंसी पे आपको नॉर्मल वेज रेट से पे होगा। क्लियर है? नॉर्मल जो रेट रहेगा उससे पे होगा। अभी इसका रेट कैसा रहता है? रेट पर आवर रहता है। एमरसन सिर्फ रेट पर आवर पे बात करता है, ठीक है। अभी अगर आपकी एफिशिएंसी 66.66 के ऊपर गई, दैट इज 66.67 से लेके तो 100% तक है, तो आपको स्लाइडिंग रेट से मिलता है। कैसा स्लाइडिंग रेट? नॉर्मल तो वेज रेट मिलेगा ही, प्लस एडिशनल कितना मिलेगा? बोले अगर आपने 100% पूरा अचीव कर लिया तो 20% का एडिशनल आपको प्रीमियम मिलेगा। 100 पे 20 मिलेगा तो वैसे प्रोपोर्शनेट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका 100 के ऊपर एफिशिएंसी रही तो क्या मिलेगा? 120 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जितनी आपकी एफिशिएंसी ओवर एंड अबाउ 100 है, तो फॉर एवरी 1% इंक्रीज आपका 1% से बोनस बढ़ेगा। क्लियर है? अभी टेलर क्या बोलता था? टेलर ने क्या बोला था? टेलर के दो ही थे, याद है कि नहीं याद है? क्या था? अगर 100 लेस देन 100, तो 80%, 100 एंड अबाउ, तो 120%. सीधा सीधा था 80%, 120%। 80% यानी आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही थी, पेनल्टी, और यहाँ पे आपको मिल रहा था रिवॉर्ड। और मेरिक का क्या था? अभी टेलर जो था वो आउटपुट के बेसिस पे था, तो इसका रेट पर आउटपुट है, रेट पर यूनिट है, ना कि रेट पर आवर। एमरसन का रेट पर आवर है, टेलर और मेरिक का रेट पर यूनिट है, ठीक है। अभी देखो, आपके लिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ। टेलर जो था उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। बोले अगर आपकी एफिशिएंसी 100 के नीचे है, कुछ भी हो, 99, 98, 97, 2, 3, 4, 0, कुछ भी, 0 से लेके तो 99.99 तक की जो भी बन रही है, वो सब अगर आपकी एफिशिएंसी आती है तो आपका जो रेट रहेगा ना, उसका 80% का ही रेट पे होगा। अगर आपको 5 रुपया पर यूनिट मिल रहा है, 5 रुपया पर आउटपुट मिल रहा है, तो आपको 5 रुपए का 80% ही मिलेगा, यानी 4 रुपया पर आउटपुट मिलेगा। 1 रुपया पर आउटपुट आपका पेनल्टी बोल के कट हो जाएगा, समझा। बट आपका जब एफिशिएंसी 100 है, उसके अबाउ चला गया तो क्या होगा? 120% ऑफ योर रेट मिलेगा। 120% ऑफ रेट मतलब 5 रुपए का अगर रेट है तो 6 रुपए से मिलेगा। क्लियर है? आपने 100% एफिशिएंसी पे भी काम किया तो भी 6 रुपए मिलेगा, 110% एफिशिएंसी से काम किया तो भी 6 मिलेगा, 200% एफिशिएंसी से किया तो भी 6 ही मिलेगा। समझ में आ रहा क्या लॉजिक? अभी मेरिक क्या बोलता है? मेरिक बोलता है टेलर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो गया, मैं उसको थोड़ा सा ईज आउट कर देता हूँ। तो क्या बोलता है ये? 83.33% तक, 0 to 83.33 बोले आपको नॉर्मल रेट मिलेगा, नो पेनल्टी। बोले 83.33% से हाँ 100 तक के 110% से मिलेगा। और बोले 100 के अबाउ है, 100 एंड अबाउ है या अबाउ 100 है? अबाउ 100 है तो 120% से मिलेगा। मतलब अगर आपकी एफिशिएंसी अप टू 83.33% है तो आपको वेज रेट जो फिक्स किया है वही रेट से मिलेगा। अगर 5 रुपीज पर आउटपुट था तो 5 रुपीज पर आउटपुट से। अभी अगर आपका एफिशिएंसी जो है वो 83.34 एंड अबाउ अप टू 100 है तो क्या मिलेगा? 5 प्लस 10% ऑफ 5 यानी 5.5 के रेट से मिलेगा। और अगर आपकी 100% के ऊपर एफिशिएंसी 120% एफिशिएंसी है तो आपको रेट क्या मिलेगा? 120। आपकी 160% एफिशिएंसी है तो भी 120% रेट यानी 6 रुपए से मिलेगा। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझा? अगर आपका नॉर्मल रेट 5 रुपीज है तो 83 तक 5 मिलेगा, 83 के ऊपर गया तो 5.5 मिलेगा 100 तक, 100 के ऊपर गया तो 6 मिलेगा। क्लियर है? सॉर्टेड है?
अभी अपने क्वेश्चन में अपने को क्या क्या लगेगा? एफिशिएंसी परसेंटेज लगेगा बेस्ड ऑन रेट फॉर टेलर, बेस्ड ऑन रेट फॉर एमरसन एंड बेस्ड ऑन आउटपुट फॉर मेरिक एंड टेलर, क्योंकि मेरिक और टेलर बेस्ड ऑन आउटपुट बोलते हैं और एमरसन नहीं, एमरसन टाइम बोलता है। अभी देखो क्या होगा, आपको कैसे सॉल्व करना है पर्टिकुलर्स ए बी और सी। अभी पहले अपन जो गिवन डेटा है वो लिख ले क्या। ए जो है उसको कौन सी, पहले तो इंसेंटिव स्कीम लिख लेते हैं। हाँ चलेगा ना। अभी आपको डेटा क्या क्या दिया है, इफेक्टिव वेज रेट एंड वीकली अर्निंग भी बताना है। तो रेट आपको दिया है डेली का, दिन में 8 घंटे है तो रेट पर आवर निकाल सकते हो आप सिंपल। रेट पर आवर कैसे हो जाएगा, 360 रुपीज अ डे बोला है, 360 रुपीज अ डे बोला है क्वेश्चन में, तो कितने घंटे हैं, 8 घंटे, कितना रेट हो गया, तो रेट पर यूनिट कितना हो गया, 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं, बोले 2 यूनिट का आउटपुट है, देखो लिखा है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर 2, तो 2 यूनिट का, तो 45 का हाफ हो जाएगा 22.5, किसके लिए काम आएगा, मैरिक और टेलर के लिए काम आएगा। ठीक है, अभी आपको एक्चुअल आवर्स देखना पड़ेगा, एक्चुअल यूनिट्स देखना पड़ेगा और स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड आवर्स। ये 4 चीजें चाहिए, है क्या नहीं, तभी आपकी एफिशिएंसी निकल सकती है ना। कैसे कैसे आएगा बताओ, पहले सिर्फ एमरसन का देखे, एमरसन क्या है, टाइम बेस्ड है, तो टाइम बेस्ड है, एक्चुअल आउटपुट कितना बना रहा है, 132 यूनिट्स बना रहा है, एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं वैसा निकालेंगे, ये समझ में आता है ना। एमरसन के लिए अपन क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 132 यूनिट्स बनाया उसने एक हफ्ते में, और स्टैंडर्ड आउटपुट तो फिर एक आवर में कितना आउटपुट निकलता है, 2 स्टैंडर्ड, तो डिवाइडेड बाय 2, यानी इतने आवर्स में काम किया होगा उसने, 132 डिवाइडेड बाय 2, इतने आवर्स काम किया होगा एक हफ्ते का, तो अभी हफ्ते में कितने दिन है, बोले 6 डेज है, तो ये द होल डिवाइडेड बाय 6। समझा क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, समझा क्या, सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है, क्लियर है, कितना आता, 132 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 11, तो उसकी स्टैंडर्ड आवर्स थी 11 और एक्चुअल आवर्स कितने में किया उसने, कहाँ लिखा है, एक दिन का 8 आवर्स था, तो एक्चुअल आवर्स 8 घंटे में काम किया। इसको यूनिट्स का नीड है क्या, नहीं, तो उसके यूनिट्स में डैश, नीचे क्या निकालोगे, एफिशिएंसी, क्या आएगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 11/8 इंटू 100, बताओ कितना, 137.5। नहीं, अपन यूनिट से ही तो आवाज निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी तो सेम ही आएगा।
हाँ, तो यूनिट से भी एफिशिएंसी तो सेम ही आएगी, एफिशिएंसी चेंज नहीं होती, आप दोनों भी चीज से निकालो। फर्क कहाँ पड़ेगा, जब आप उसका इंसेंटिव निकालोगे तो रेट में दिक्कत चले जाएंगे, इसलिए। अभी इसको पेमेंट कैसा जाएगा, एमरसन कैसे पेमेंट बोलता है, अब भी बताया था। कितनी एफिशिएंसी है इसकी, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर थर्ड वाला कैटेगरी देखो, अबाउ 100 120% तो फिक्स हो गया उसका, प्लस 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी अबाउ 100 कितनी है, 37.5। तो आपका इसका रेट इंसेंटिव रेट क्या हो जाएगा, इंसेंटिव रेट 120% प्लस 37.5%, यानी कितना, 157.5%। समझ में आ रहा है क्या, कैसे करी, लॉजिक समझा, नहीं समझा प्रेम, क्या हो गया कि समझा, मतलब तो पूछो तो भैया। अपना एफिशिएंसी कितना है, 100 के ऊपर है, अपन ने क्या बोला है, 100 के ऊपर रहा तो 120 तो पक्का है, तो 120 एज इट इज लिख लिया। अब जितना ऊपर है उतना 1% इंक्रीज के लिए 1% का रेट बढ़ेगा, तो 37.5% बढ़ा, तो 37.5% का 1% रेट बढ़ेगा, तो 37.5% से रेट बढ़ेगा, तो 120 तो देना ही है, प्लस 37.5% भी देना है, यानी 157.5% से रेट बढ़ेगा। तो अब उसका रेट क्या हो जाएगा, इंसेंटिव रेट, उसका रेट क्या है, रेट 45 पर आवर है, 45 इंटू 157.5, तो इसका रेट हो गया 70.875 रुपीज। समझा क्या, रेट रिवाइज हो गया, रेट रिवाइज हो गया, इंटू नंबर ऑफ आवर्स करेंगे तो उसका पेमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट टेस्ट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, नहीं समझा कैसे निकाला, हाँ ये कैसे निकाला ये नहीं समझा, तो अपन जो पहले मैथड करते थे उसमें कौन से मेथड से जैसा आपने कराओ ना, मेरे को बताओ, हेलो आई वन के पेपर ले आओ, आने लगा ना फोन प्लीज। कैसे बता देते, पहले बताओ, हाँ चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपने आपको बोला है 8, एक आउटपुट बनता है, सॉरी दो, एक घंटे में 2 आउटपुट बनते हैं, एक घंटे में 2 आउटपुट बनते हैं, तो आपने 132 आउटपुट बनाया कितने घंटे में, बताओ कितने आवर्स, बनाओ ना, 132 डिवाइड बाय 66 आवर्स में 66 आवर्स में बनाया होगा, हाँ तो 66 आवर्स आपने एक हफ्ते में काम किया, एक हफ्ते में दिन कितने हैं, 6 तो एक दिन में कितना काम किया, 11 आ गया, वही तरीके से समझा, ये एमरसन समझा क्या सबको, हाँ बोलो, कॉमन ही ले सकते हैं ना कि हर क्वेश्चन में यही कैसे भी करो आंसर वही आता है। अभी आपने गड़बड़ क्या किया होगा, एक घंटे में 2 यूनिट बनते हैं, आपने कितने घंटे काम किया वो ले लिया होगा गलती से, अपने को स्टैंडर्ड आवर्स तो निकालना है, तो घंटा इज क्वेश्चन मार्क, तो आवर्स पे क्वेश्चन मार्क लगाने का, फिर दूसरा अपने पास क्या गिवन है वो फिल करने का, समझा क्या, ये क्लियर हुआ सबको, एमरसन क्लियर हो गया, एमरसन का रेट आ गया इफेक्टिव, कितने घंटे काम किया है उसने, 8 hours a day into 8 hours work, नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ आवर्स वर्क, हाँ कितना 567 रुपीज राउंडेड, और वीकली भी पूछा है, तो फॉर वीक
इंटू 6 कर दो, 3402। एक हफ्ते का भी पूछा है ना? हाँ करेक्ट है। चलो एक तो सही निकल गया। समझा? इजी था, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी था क्या कॉम्प्लिकेटेड? उसमें सेकंड वाला लेवल पूछा नहीं है मैडम, स्लाइड वाला। अच्छा है ना, डायरेक्ट 120 प्लस, ये बहुत सिंपल हो गया। सेकंड वाला पूछते तो प्रोपोर्शनेट करने में जान निकल जाती थी। हाँ लेकिन नहीं, ये सेकंड टाइम कर रहे हैं। एमरसन का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ऐसा मत बोलो। एमरसन एक क्वेश्चन किया है आपने, है नहीं? हाँ हाँ, 2 दिन पहले था, परसों था। हो गया। अभी अपन मेरिक पे चले। मेरिक आउटपुट के बेसिस पे बोलते हैं, तो एक्चुअल आवर्स का नीड है क्या? नहीं। और स्टैंडर्ड आवर्स का नीड है क्या? नहीं। आपको एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, कितना है? 108। स्टैंडर्ड के आउटपुट कितने बनते थे आपके पास? कितना 8 आवर्स है एक दिन में, ऐसे 6 दिन है, और 2 यूनिट बनते हैं एक आवर में। तो कितने यूनिट्स बना सकते थे आप? 96 बना सकते थे, पर आपने 108 बनाया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हाई हो गई? 108 बाय 96, 112.5%। अभी क्या बोलता है मेरिक, क्या बोलता है? 100 के ऊपर गया तो 120%, सीधा सीधा है उसका, उसको कुछ भी नहीं करना है। तो इसका तो 120% आ गया सीधा सा। इसका रेट कितना था? 22.5 था, क्योंकि ये आउटपुट बेसिस है, तो 22.5 इंटू 120%, बताओ कितना? 27 रुपीज का रेट हो गया। 27 रुपीज का रेट हो गया। कितने आउटपुट बनाए? 27 इंटू 108 आउटपुट बनाए, तो 108 आउटपुट पे 27 रुपए से मिलेगा कितना? ये जो 1 सेकेंड ना, 2916 है, वो पूरे वीक का है, क्योंकि उसने 108 यूनिट कितना बनाया? पूरे वीक के बनाए। तो डिवाइडेड बाय 6 करो, तो एक दिन का आ जाएगा। 486 एक आवर्स, कॉस्ट ऑफ आवर्स वर्क नहीं, कॉस्ट आवर्स और यूनिट। 486 एक दिन का है ना? मतलब 8 घंटों का। हाँ, तो अपने को एक्चुअली पर आवर में 60.7। पर आवर नहीं, पर यूनिट निकालना है यहाँ पे। पर आवर नहीं निकालते, पर यूनिट निकालते हैं। 2 यूनिट बना दे। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, सॉरी इंटू 2, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। हाँ, तो कितना होगा? 30.37। हाँ, ये मैं बता रही हूँ। इफेक्टिव रेट तक पहुंचे 27 तक, सब लोग 27 तक पहुंच गए, यहाँ तक कि सबको क्लियर है। अभी आप 6 इंटू 2 ना, 1 मिनट रुको, मैं बता रही हूँ कैसे। अभी आपको क्या पूछा है कि 1 यूनिट का कॉस्ट बताओ, 1 यूनिट का कॉस्ट बताओ। 27 रुपया आप 1 यूनिट का पे कर रहे हो, तो 27 रुपया 1 यूनिट का ही तो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, इफेक्टिव रेट। अभी एक दिन का पूछा है क्या? रेट बोला है, तो वो इसमें डे में करेंगे, इसमें पीस में करेंगे। देखो अपन 3 चीजें निकाल रहे हैं। इफेक्टिव रेट यानी क्या है? अभी ये आवर्स के बेसिस पे तो ये पर आवर आ गया, ये यूनिट के बेसिस पे तो ये यूनिट आ गया, यहाँ पे भी यूनिट के बेसिस पे आएगा। यहाँ तक के क्लियर है? अभी अपन ने यहाँ पे इंटू 8 क्यों किया? इंटू 8 क्यों किया अपन ने? आवर्स, हाँ, इसमें आवर्स के लिए अपन ने इंटू 8 किया, पूरे दिन का निकाला। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये डेज हो गया, कॉस्ट ऑफ अ डे हो गया। ये डे का पूछा नहीं है अपन ने, कॉस्ट ऑफ अ डे मैंने गलती से ऐड कर दिया उसमें। ये एक दिन का हो गया, ये एक हफ्ते का हो गया, समझा क्या? एक दिन में 8 घंटे थे, इसलिए इंटू 8 किया था यहाँ पे। वहां पे इंटू 6 करेंगे, क्योंकि 6 दिन है ना एक हफ्ते में।
अरे भैया वो रेट पर पीस आया इनको जितने 108 पीस पर वीक वहाँ पे कुछ निकालना 108 पीस पर वीक, और ये पर वीक तो ये पर वीक आ गया ना, हाँ तो वो निकाल ये हो गया, ये निकालना ही नहीं है। एक एक काम करो, ये मैं हटा देती हूँ, चलो ये मैं हटा देती हूँ तो आपको इजी पड़े। हाँ और अगर एक दिन का निकालना है तो इनको 16 करेंगे ना हाँ हाँ वही बता देती हूँ। 18 क्यों करेंगे 18 करेंगे अगर पर डे मैंने 18 का लिखा है, मैंने पहले इंटू 108 लिखा था क्योंकि नीचे का निकालने को, फिर मैंने डिवाइड कर दिया उसको 6 into 2 से, क्योंकि अपन कितना बना रहे हैं एक दिन में वैसे। तो ये बीच का कॉलम काट देना। हाँ वो निकाल दो, वो पूछा अब नहीं है एक्चुअली, ये आ गया आपका आंसर। पूछा क्या क्या है, ये आपका हो गया, ये रुपीस पर आवर है और ये रुपीस पर यूनिट है, ठीक है क्या? समझ में आया कैसे किया? एमरसन से ये इजी हो गया, मेरिक, एमरसन से मेरिक इजी लगाऊंगा, क्विकली भी हो गया। अभी वैसे ही टेलर करते हैं। टेलर का वापस क्या आएगा, एक्चुअल यूनिट्स आएगा, कितना बोला है 96, और आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स तो सेम रहेगा 96। 100% एफिशिएंसी पे है बेसिकली, 96/96 इंटू 100, कितना इंसेंटिव 120%, राइट? तो 120% इंसेंटिव तो कितना, सेम 27 का रेट और सेम पेमेंट। हाँ सॉरी यूनिट्स बदल जाएंगे, 27 पर यूनिट का रेट, तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ 27 इंटू 96, 2592 इतना पे होगा। ये क्लियर है क्या सबको? सिंपल था। इन्होंने क्वेश्चन में अपने को दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना टेलर में 120 की जगह पे 125% लिया है। मैं वही बोल रही थी मैच क्यों नहीं हुआ। अभी इन्होंने 125 क्यों लिया है उसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि टेलर के एज पर टेलर की थियरी इट इज आइदर आपका 80% या 120%। 125 तो कहीं पे भी नहीं है, उसने 125 अपने मन से लिया है, अब कहाँ से लाया वो मुझे नहीं पता। तो वो हाँ मतलब आंसर एरर है, वो आंसर में करेक्शन का नीड है, तो आपका आंसर करेक्ट है। तो आप ये क्वेश्चन के बाजू में लिख लो, डोंट रेफर सजेस्टेड, रेफर रजिस्टर, क्योंकि टेलर का थियरी आप कहीं पे भी पढ़ोगे कोई भी बुक्स में तो वही लिखा है 120 और 80। ये क्वेश्चन के लिए तो मैंने स्पेसिफिकली वो तीनों की थियरी लिखवाई है। ये समझा, ये हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने बोली थी, नहीं बोली थी मैंने, 68। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करना चालू करो। थैंक यू।
पढ़ा क्वेश्चन? क्या समझा? कुछ भी नहीं? पूरा नहीं हुआ था corresponding है। Jyoti Limited wants to ascertain the profit lost during the year due to increase in labor turnover. For the purpose, it has given you following information. Training period of new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% and 60% of experienced worker. Time required by an experienced worker is 10 hours per unit. First point का meaning क्या है? ट्रेनिंग पीरियड फॉर न्यू रिक्रूटीज इज 50,000 आवर्स, यानी जितने न्यू रिक्रूटीज है उनका 50,000 घंटा जो है उसका कॉस्ट जो रहेगा वो ट्रेनिंग के चक्कर में गया, उससे वो आवर्स में आउटपुट नहीं बना, वो आवर्स से और वो कॉस्ट से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। क्लियर है क्या? यानी क्या है, वो पैसा वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, लग गया पैसा किसमें? ट्रेनिंग में। क्लियर है क्या यहाँ तक के? During this period, their productivity is 60% of experienced worker. बोले ट्रेनिंग पीरियड में हमने जब उनसे काम करने को बोला ताकि ट्रेनिंग मिले उनको, तो उनकी प्रोडक्टिविटी 60% है, यानी एक अगर एक्सपीरियंस वर्कर एक प्रोडक्ट 1 घंटे में बनाता है तो इसको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, उसका 60% ऑफ द प्रोडक्ट ही बनता है 1 घंटे में। समझ में आया क्या लॉजिक? 1 घंटे में एक्सपीरियंस इंसान एक आउटपुट बनाता है, तो ये जो न्यू पर्सन है वो सिर्फ 60% ऑफ द आउटपुट ही बना पाता है। समझ में आया क्या? एक देखो बताया, एक्सपीरियंस वर्कर को 10 घंटे लगते हैं 1 यूनिट के लिए। हाँ, तो इसके 10 घंटे में 60% ही बना है, तो अगर 10 आवर्स इज 60%, 10 आवर्स इज 60%, तो 100% कितना? 10 hours is 60%, 16.67 आवर्स में ये एक आउटपुट बना सकते हैं। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा? 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। अभी इसने कितना आउटपुट बनाया होगा? 50,000 घंटे, 50,000 घंटे ना, डिवाइडेड बाय 16.67 कितना आ रहा? 3,000, 2,999 पॉइंट समथिंग। मैं अगर एक्सपीरियंस का निकाला तो इनवेस्ट करने के कुछ चलता डिवाइडेड बाय 10, 50,000 डिवाइडेड बाय 10। क्या हो गया, क्या हो गया भैया, क्या कंफ्यूजन चालू है? फर्स्ट वाला नहीं। देखो क्या बोल, हाँ तो अपने को कितने लग रहे हैं? अपन न्यू ज्वाइनिंग। देखो क्या है, ये देखो 10 घंटे 10 आउटपुट निकल रहे, सॉरी 1 आउटपुट निकल रहा है। एक्सपीरियंस वर्कर 10 घंटे में 1 आउटपुट निकल रहा है एक्सपीरियंस का, यहाँ पे ध्यान दो। तो तुम्हारा ये जो 10 घंटे है इसमें 60% ही एफिशिएंसी है, तो आपकी 100% एफिशिएंसी के लिए कितने घंटे काम करना है? 10 आवर्स में 60% ही यूनिट बनता। देखो 10 आवर में 60% एफिशिएंसी है, तो आपकी 100% एफिशिएंसी कितने आवर्स में है, यानी आपका कितने घंटे में काम हो रहा हो। समझ में आया क्या? तो ये तो समझ में आता है ना एक चीज कि टाइम कभी भी ज्यादा लगेगा पर आउटपुट। हाँ, अगर एक्सपीरियंस पर्सन को 10 घंटा लग रहा है तो आपको 10 के ऊपर लगेंगे। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? इतना तो लॉजिक क्लियर है, क्योंकि 60% ही एफिशिएंसी है, यानी तुम्हारी एफिशिएंसी लो है, तुम 10 घंटे में काम कर पा रहे क्या? नहीं, 10 से ज्यादा टाइम लग रहा है। ये चीज क्लियर है सबको? तो कितना ज्यादा लग रहा है पहले तो ये बताओ, कितना आ रहा है? 16.67 आवर्स आ रहा है। समझा ये चीज? अब बोले एक्सपीरियंस इंसान 50,000 घंटे में कितना आउटपुट बनाएगा? 1 घंटे में 10 बनाता है, 10 घंटे में 1 बनाता है, तो 5,000 आउटपुट बनेगा। आपकी 60% एफिशिएंसी है, तो आप कितना आउटपुट बनाओगे? इसका 60% बनाओगे, 3,000 यूनिट्स बनाओगे। ये समझा क्या? ये लॉजिक समझा क्या भैया? नमित क्या हो गया, कंफ्यूज? नहीं समझा? नहीं समझा है ना? सच्ची बोलो, ऊपर वाला समझा कि नीचे वाला समझा? ऊपर वाला समझा, ठीक है।
तो देखो आपको 16.67 घंटे लगेंगे, आपके पास टोटल घंटे कितने थे ट्रेनिंग के पीरियड में, 50,000 घंटे थे, डिवाइडेड बाय 16.67 कर दो, कितना आता है बताओ मेरे को? 3000। तो ऐसे करो क्या, ऐसे करो क्या, दोनों से आंसर सेम आता है। तो तुमको जो समझा दोनों में से वो एक तरीका अपनाने का, समझा क्या? ऊपर वाला समझा है तो ऊपर वाले से करो, नीचे वाला समझा है तो नीचे वाले से करो। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? बस अपने को ये चीज समझना चाहिए, जब आवर्स है, अगर आप आवर्स से निकाल रहे हो तो आपको ज्यादा आवर्स लगेंगे, और अगर आप आउटपुट से निकाल रहे हो नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे ये 5000 यूनिट एफिशिएंट पर्सन बना रहा है, तो आपको कम आउटपुट बनेगा, तो इंटू 60% करना पड़ेगा, आवर्स में आपको डिवाइडेड बाय 60% करना पड़ेगा। तो वो लॉजिक क्लिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है यहाँ तक के? अभी अपने को क्या बोला है, ये जो आउटपुट बना 3000 यूनिट का, अब आगे बोल रहे हैं ये 3000 यूनिट के आउटपुट में क्या हो रहा है, बोले 20% जो है वो डिफेक्टिव है, तो इसका 20% कितना, 600 यूनिट्स डिफेक्टिव है। अब ये 600 यूनिट डिफेक्टिव है तो इस पे आपको और 25 रुपए का काम करना पड़ रहा, 25 रुपए का एडिशनल खर्चा लग रहा, ठीक है। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख घंटे। अभी 1 लाख घंटे तक आपने रिक्रूट डिले किया, इसलिए कुछ काम हुआ नहीं, तो 1 लाख घंटे तो आपके वेस्ट हो गए। डिले इन रिक्रूटमेंट है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स, उतने घंटे में आप काम करवा सकते थे 1 लाख घंटा, पर क्या हुआ, आपने फाइनलाइज नहीं किया किसको किसको सिलेक्ट करके ज्वाइन करवाना है, उस चक्कर में आपके 1 लाख घंटे बर्बाद हो गए। तो वो 1 लाख घंटों में कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ, तो वेस्ट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, बोले 180 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, और पीवी रेशियो क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? ऐसे पीवी रेशियो ऐसे भी लिखते हैं, और बहुत सी बार आपको पीवी रेशियो ऐसा भी मिलेगा। अब जब ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है, इसका मीनिंग उसने फॉर्मूला ही दे दिया, प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, सेल्स नहीं, सेल्स पूरा, यहाँ पे पूरा सेल्स, क्योंकि परसेंट में रहता है, अगर परसेंट में नहीं रहा तो आप सिर्फ आउटपुट रहेगा यानी यूनिट्स रहेगा, बट सेल्स रहता है क्योंकि परसेंट में। देखो पीवी रेशियो इज 20%, यानी आपका सेल्स का 20% आपका प्रॉफिट है। लॉजिक क्या है उसका, सेल्स का 20% इज योर प्रॉफिट, उसको लिखने का तरीका है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये आप एफएम में रेशियोज चैप्टर में ज्यादा क्लैरिटी में पढ़ोगे कि क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। पर ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या होता है, सेल्स में से आपके खर्चे निकालने के बाद जो आपका पैसा बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है? तो इससे जो प्रॉफिट निकलता है उसका नाम प्रॉफिट नहीं रहता है, ये प्रॉफिट का नाम क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन। क्या नाम रहता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे आता है, ये सेल्स है मेरा, 100 रुपए का मेरा सेल्स था, वेरिएबल कॉस्ट मेरा है 60 रुपए का, 40 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मेरा पीवी रेशियो क्या रहेगा, 40/100 विच इज 40%। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है? और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मैंने इसके पहले लिखा है आपको, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, यानी 60/100 इज इक्वल्स टू 60%। अभी बेसिकली सेल्स के दो हिस्से हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, है कि नहीं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन सेल्स बन जाता है। कंट्रीब्यूशन कितना है अपना 40 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए का, तो 100 रुपए का सेल्स हो गया ना। लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, सेल्स अगर मेरा 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो
कंट्रीब्यूशन रेशियो नहीं बोलते उसको, पीवी रेशियो बोलते हैं, खाली नाम उसका पीवी रेशियो है। क्या निकालता है वो? कंट्रीब्यूशन निकालता है। उसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया अभी आपको? ये सब आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मैंने पहले ही बताया था। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो, है कि नहीं? 1 माइनस 60% इज इक्वल्स टू 40%, हाँ या नहीं? और मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, यानी 1 माइनस 60% इज इक्वल्स टू 40%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? लिखने के अलग अलग तरीके हैं। क्या है? वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के सेल्स बनता है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एक होता है जो वेरिएबल कॉस्ट निकालता है, कंट्रीब्यूशन निकालने वाले रेशियो का नाम क्या है? पीवी रेशियो। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है? समझ में आया? तो उन्होंने क्या बोला है? पीवी रेशियो कितना है? 20%। क्या बोला है? पीवी रेशियो कितना है? 20%। तो आपका कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन? 36 रुपीज। क्या करोगे? सेलिंग प्राइस का पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। कितना आया भैया? आया? आपको बोला है सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो 180 रुपीज है। आपको बोला है कंट्रीब्यूशन जो है वो 20% है, तो 180 का 20% दैट इज 36 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया? लॉजिक समझा सबको? यहाँ पे सब क्लियर है क्या? Settlement cost of a worker leaving organization was this, recruitment cost was this, training cost was this. You are required to calculate profit and loss by the company due to increase in labor turnover during profit lost by company due to increase in labor turnover during the year 17-18. बेसिकली अपने को खर्चे निकालना है, खर्चे निकालना है। लेबर टर्नओवर की वजह से क्यों बोल रहे हैं? अपने को लेबर टर्नओवर में देखो आपको दिया है सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर लिविंग, तो जो जा रहे हैं यानी सेपरेशन, सेपरेशन वाला हो गया। देन उसके बाद रिक्रूटमेंट वाला दिया है, न्यू ज्वाइनीज का ट्रेनिंग, और रिक्रूटमेंट कॉस्ट में सिर्फ न्यू ज्वाइनीज आते क्या? एक्सेशन है वो, रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनीज। रिक्रूट तो तुम रिप्लेस वाले पर्सन को भी रिक्रूट ही करते हो ना। रिक्रूट करना क्या है? किसी के बदले भी हायर कर सकते हो या फिर नवा भी हायर कर सकते हो, तो नंबर ऑफ एक्सेशन वाला ही केस हो गया ये। याद आया क्या? अपन ने पढ़ा है एक्सेशन, याद आया? तो अगर एक्सेशन है अपने पास और सेपरेशन है, यानी ये क्या दिया है आपको? क्या दिया है? एक्सेशन प्लस सेपरेशन क्या हो जाता है? तो फ्लक्स, फ्लक्स के लेबर टर्नओवर की वजह से कितना घाटा किया आपने, यानी खर्चे सारे ऐड करके बताना है कितना घाटा हुआ तुम्हारे प्रॉफिट का। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लिक हो रहा है क्या? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे फर्स्ट पॉइंट से अगर अपन देख रहे हैं, इन्होंने क्या पूछा अपने को? प्रॉफिट लॉस्ट बोले तो अपना कितना घाटा हुआ, तो हाँ। फर्स्ट पॉइंट से अपन पूरा घाटा देखते आते। हाँ। अगर एक्सपीरियंस बंदा 5000 वो बनाते थे, हाँ। 5000 घंटों में काम करते थे, तो जो नए रिक्रूट से वो 3000 में करेंगे, हाँ। 2000 का घाटा हुआ, हाँ। 2000 की कॉस्ट ऐड करो, फिर ऐसे सब कॉस्ट ऐड करते करते वो वही करना है, वही करना है, करना वही है। पर मैं ये समझा रही हूँ किस वजह से, लेबर टर्नओवर की वजह से बोल रहे हैं। तो लेबर टर्नओवर क्या रीजन से बोल रहे हैं? वो फ्लक्स वाले। लेबर टर्नओवर के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, सेपरेशन, एक्सेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट और फ्लक्स। तो इसमें सभी आ गया, एक्सेशन भी आ गया और सेपरेशन भी आ गया। एक्सेशन में क्या क्या आ जाता है आपका? रिप्लेसमेंट आ जाता है और न्यू ज्वाइनिंग भी आ जाता है। तो सभी कुछ कवर हो गया, यानी फ्लक्स कवर हो गया। तो फ्लक्स वाले लेबर टर्नओवर की वजह से आपका कितना घाटा हुआ है वो बताना है। अब कैसे निकालना है वो आप बराबर बोल रहे हो, वैसे ही निकालना है। अभी देखो घाटा क्या क्या हुआ, तो शुरुआत से शुरू करेंगे। क्या क्या घाटा हुआ? सबसे पहले चीज सर, ठीक है तो नहीं
सबसे पहले तो अपन 3000 यूनिट बना रहे 5000 की जगह पे, घाटा कितने का? 2000 यूनिट्स पे अपन ने कंट्रीब्यूशन लॉस किया। कंट्रीब्यूशन क्यों लॉस किया? आपका सेलिंग प्राइस लॉस हुआ, सेल्स नहीं हुआ, लेकिन उतने वेरिएबल कॉस्ट भी तो बच गए। समझ में आया क्या? उतने वेरिएबल कॉस्ट भी तो बच गए, खर्चे बचे ना। सेल होता था तो खर्चे तो करने पड़ते थे उसके लिए, वेरिएबल कॉस्ट बनाने के खर्चे 2000 यूनिट के, वो 2000 यूनिट बने नहीं तो बनाने का खर्चा लगा क्या? नहीं, वो बच गया। लेकिन वो बेच के कमाते जो थे वो भी तो बच गया, तो कंट्रीब्यूशन लेंगे डायरेक्टली। समझ में आया क्या? या तो पूरा सेल्स का आंकड़ा लो और पूरा वेरिएबल कॉस्ट का आंकड़ा लो, सेल्स थोड़ी बनता है। नहीं समझा? आप बेचते कितने में थे? 180 रुपए में वो 2000 यूनिट्स, 180 रुपए का उसका बेचने का खर्चा, पर बनाने का खर्चा भी तो लेना पड़ेगा। बेचने का वैल्यू हो गया 120 रुपए, 180 रुपया, पर 180 रुपए में आपके खर्चे भी तो इंक्लूडेड होंगे। जो एक यूनिट बनाने को कुछ ना कुछ खर्चा तो लग रहा होगा, मटेरियल लग रहा होगा, लेबर लग रहा होगा, लग नहीं रहा क्या कुछ? तो वो लगता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसमें? सबसे पहले तो ये बता दो, अपन ने क्या देखा? 180 का सेलिंग है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 36 का, यानी वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 144। तो आप ऐसा बोलो कि 2000 यूनिट पे 180 रुपया नहीं मिला मुझे, इतना मेरा रेवेन्यू लॉस हुआ, और 2000 यूनिट पे मेरे को 144 रुपए का खर्चा भी नहीं लगा, तो इतना मेरा बच गया। तो उससे अच्छा है आप बोलो ना सीधा सीधा कि 2000 यूनिट पे मेरे 36 रुपए की कमाई थी, वो नहीं मिली। सीधी बात है ना, पूरा 180 गिनोगे, 144 गिनोगे, इससे अच्छा सीधा सीधा 36 रुपए लेके करो। समझ में आया क्या? क्विकली हो जाता है। फिक्स कॉस्ट माइनस किया तब जाके प्रॉफिट आता है, तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ आप प्रोडक्ट करो, बनाओ नहीं करो, लगती ही है ना। फिक्स यूनिट्स बनाए नहीं तो कौन सी कॉस्ट नहीं लगेंगी? वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं ये पेंसिल नहीं बनाऊं तो मुझे ये पेंसिल का रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा क्या? नहीं, पर मेरी फैक्ट्री तो चालू है ना भैया, मेरे को रेंट तो लग रहा फैक्ट्री का, वहां पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही, ऑफिस में लोग बैठे, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही, मेरे को नेट लग रहा, क्योंकि मेरे को बेचना है अगर ऑनलाइन तो मुझे नेट लगेगा, मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए नेट लगेगा, तो नेट का चार्जेस तो लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा ये बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी ना, क्योंकि वो 20% आउटपुट बने हैं, उसके लिए कॉस्ट लगा, लेकिन वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव पे पहुंचे नहीं है मैडम अभी तक अपन। अभी अपन किस पे है? अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन रहते तो आप 5000 यूनिट पूरे बनाते थे। कैसे? 50,000 घंटे में 10 घंटे में एक यूनिट, तो 5000 यूनिट पूरे बनाते थे। पर आप एक्सपीरियंस्ड हो क्या? क्योंकि आप नवे हो, क्योंकि आप नवे हो। आपने कितने कम बनाए? 2000 कम बनाए, तो जो 2000 कम बनाए उसका मेरा रेवेन्यू लॉस हो गया ना, उसकी बात चालू है अभी। आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अब समझा क्या? आप पॉइंट जो बोल रहे हो वो सेकंड पॉइंट है, मैं उस पर आई नहीं हूँ अभी तक, मैं फर्स्ट पॉइंट पे हूँ। अभी तक मैं कौन से पॉइंट पे हूँ? 50,000 घंटे थे अपने पास, उसमें 5000 यूनिट बन सकते थे अगर एक्सपीरियंस पर्सन रहते। यानी मेरे जो एम्प्लॉयज छोड़ के गए, वो अगर छोड़ के नहीं जाते थे तो वो कितने यूनिट्स बनाते थे? 5000 यूनिट बनाते थे, और उससे मेरा क्या होता था? कंट्रीब्यूशन जनरेट होता था। लेकिन क्योंकि वो छोड़ के चले गए और उनके रिप्लेसमेंट में कौन आए? नवे एम्प्लॉयज आए। तो नवे एम्प्लॉयज जो थे वो थोड़े से ढिल्ले थे। क्यों ढिल्ले थे? क्योंकि अभी उनको पता नहीं था कैसे काम करना है, उनको पता नहीं था कैसे काम करना है, तो उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए? 3000 ही बनाए 5 की जगह पे, तो 2000 यूनिट का मेरा नुकसान हो गया। समझ में आई क्या बात? अभी मैं उसी पॉइंट पे अटकी हुई हूँ। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? तो अभी पहला पॉइंट क्या हो गया? 2000 यूनिट का पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया? 2000 यूनिट का हो गया। 2000 यूनिट पे मेरे को 180 रुपए मिलते थे, 180 रुपए मिलते थे। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय वो 2000 यूनिट पे काम करता था तो 144 रुपए का खर्चा भी लगता था। क्यों? वो 2000 यूनिट का रॉ मटेरियल, वो 2000 यूनिट का लेबर कॉस्ट सभी मिला दो तो 144 रुपया मेरा खर्चा बनता था। क्लियर है क्या? तो मेरे को कितना मिला था नेट में? 36 रुपए, 36 रुपए मिलता था 2000 यूनिट पे। जो मैंने गवाया, कितना गवाया? 72,000 रुपीज मैंने गवाया। समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लिक हो रहा है क्या ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लिक हो रहा है क्या सबको? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में हो गया ट्रेनिंग पीरियड वाला। अभी सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। अभी
ये फर्स्ट पॉइंट का हुआ। सेकंड पॉइंट का क्या होगा? जो 2000 बनाए उसका 20% कितना हुआ? वो सॉरी 3000 जो आपने बनाया उसका 20% कितना हुआ? ये 600 यूनिट में डिफेक्टिव है बोले, 600 यूनिट डिफेक्टिव है तो इस पे कितना खर्चा पड़ रहा? इस पे 25 रुपया पड़ रहा मेरे को एडिशनल कॉस्ट। अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान रहता तो ये डिफेक्टिव बनाता था क्या? नहीं। तो ये 25 रुपए का खर्चा लगता था क्या मेरे को? नहीं लगता था, जो अभी लग रहा है। तो ये लेबर टर्नओवर की वजह से। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस छोड़ के गया, उसके बदले नवा व्यक्ति आया। समझ में आ रहा है? अभी रिप्लेसमेंट वाले का खर्चा चालू है हाल फिलहाल। समझ में आ रही है क्या बात? कितना? 15,000 रुपए। हाँ, वो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये। फिर बाद में नेक्स्ट क्या बोल रहा? प्रोडक्ट पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1,00,000 घंटे। अभी अगर मैं पुराने छोड़ के नहीं जाते थे और मेरे को नवे रिक्रूट नहीं करना पड़ता था उसके बदले, तो पुराने लोग वो 1,00,000 घंटा जो वेस्ट हुआ उसमें काम कर लेते थे। 1,00,000 घंटा काम कर लेते थे ना। तो 1,00,000 घंटा अगर काम करते थे तो कितने यूनिट बनाते थे? 1,00,000 घंटा 1 घंटे में 10 घंटे में 1 यूनिट, तो 10,000 यूनिट बनते थे। उस पर मैं 36 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाती थी। 3,60,000 आ रहा क्या? 10,000 पे 36 है ना, 360 आ रहा ना। 3,60,000 रुपए का मेरा नुकसान। समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? पक्का? पक्का? किसी के दिमाग में नहीं जा रहा होगा तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। समझा? पक्का? फिर क्या बोल रहा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180, वेरिएबल कॉस्ट ये तो अपन ने यूज कर लिया। सेटलमेंट कॉस्ट इसका 1,00,000 का 60% नहीं लेंगे क्यों 60%? तो एफिशिएंसी के हिसाब से, क्योंकि अपना 40% तो लूज आउट हो रहा है ना। हाँ, तो 60% इसमें से लेस होने को है। आइडियली होने को ना, पर वो क्या बोल रहे हैं? रिक्रूटमेंट डिले की वजह से। यानी क्या हुआ? वो 1,00,000 घंटे के टाइम पे आपके पास उसके अगेंस्ट में कोई एम्प्लॉय नहीं था, रिप्लेसमेंट था ही नहीं। समझ में आया क्या? स्टेटमेंट पढ़ो, वापस पढ़ो क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे एम्प्लॉय, समझो 1 जुलाई को मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, जो 1,00,000 घंटे काम करके मेरे को 10,000 यूनिट बना के दे सकता था। 1 तारीख को चला गया, 1 जुलाई को। मैंने 1 अगस्त तक के उसके बदले कोई नवा एम्प्लॉय रखा ही नहीं, रिक्रूटमेंट ही करते बैठी। उसके यानी इंटरव्यू पे इंटरव्यू ही चालू है। अगर उसको जल्दी रख लेती थी तो वो मेरा टाइम का लॉस होता था क्या? समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं वो? एक बार फाइनल टोटल वाला आंसर बताओ। टोटल वाला आंसर बताओ। एकदम लास्ट फाइनल वाला आंकड़ा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बाय आपने निकाल लिया क्या? हाँ, कितना है? 719। 9 लाख। 719 कुछ तो मिस किया आपने। पर अपने को 9 लाख और 719 नहीं करना है, अपने को पहले एक एक पॉइंट समझना है। ये पहला किसकी वजह से हुआ? ये आपका रिप्लेसमेंट की वजह से हुआ। समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी लॉस जो हो रहा है न्यू ज्वाइनिंग की वजह से, एफिशिएंसी लॉस जो हो रहा है वो रिप्लेसमेंट की वजह से। एक्सपीरियंस पर्सन गया, नवा पर्सन आया उसके अगेंस्ट में, तो रिप्लेसमेंट का। सेकंड भी रिप्लेसमेंट। तीसरा वाला जो है ये आपका क्या है? सेपरेशन की वजह से। समझ में आ रही है क्या बात? तीसरा वाला सेपरेशन की वजह से। उसके अगेंस्ट कोई नवा एम्प्लॉय नहीं आया, वो छोड़ के चले गए, तो उतने घंटे वेस्ट हो गए मेरे लाइफ के। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे? सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये अगेन सेपरेशन। कितना? 183 480। फिर बाद में रिक्रूटमेंट कॉस्ट, तो बेसिकली न्यू ज्वाइनिंग। या फिर एक्सेशन भी लिख सकते हो इसको। कितना? 156,340। समझ में? और अभी ये ट्रेनिंग किसको जाएगा? ट्रेनिंग तो न्यू ज्वाइनिंग को ही जाएगा कि एक्सेशन को जाएगा? दोनों को भी रिप्लेस होके भी जो आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस थोड़ी है, उनको भी सिखाना तो पड़ेगा। तो इसका कितना है?
113,180 और कुछ बचा क्या? नहीं, तो टोटल समझा? समझा सबको? क्वेश्चन समझा क्या क्या है? अब इसको प्रेजेंटेशन के साथ लिखाओ। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन के साथ लिखो। नहीं, प्रेजेंटेशन के साथ लिखो प्लीज प्लीज। चलो साथ साथ में लिखेंगे और क्विकली लिखेंगे, ठीक है? समझ गया, आप लिख लेंगे। आपकी क्लास में एक और क्वेश्चन हो जाना, क्लास में एक नया क्वेश्चन हो जाना और तो बच्चे देखकर समझ के ताकि खुद की समझ में गया क्वेश्चन, अब एक लिख लोगे? एक बार भेजूंगी भेजूंगी, नहीं भेजूंगी ऐसा नहीं करूंगी आज, चिंता मत करो। सिक्सटी टू पढ़ो और कैलसी पे मेरे को आंसर निकाल के दो। 62 पढ़ो, सब सेम है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इसके बाजू में लिख लोगे क्वेश्चन 68। जब सॉल्व करोगे, नहीं, जब सॉल्व करोगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन 68, क्वेश्चन 62 और फिर सॉल्व करने का, दोनों का सेम आंसर है ना, सेम पूरा। अरे कट नहीं करने का मैडम। 64 हो गया है क्या? हो गया है तो 64 कर लेते हैं अभी फटाक से। चलो एक 5 मिनट में, अरे 5 मिनट में हो जाता, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अ जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर थ्रू वर्कमैन ए और बी। बहुत सिंपल है ये मैंने दिया होगा होमवर्क। नंबर्स भी सेम है क्या? कौन से इससे? ये क्वेश्चन अभी क्लास में करूंगे, सेम भी रहा तो मेरे को चलो आंसर बताओ क्विकली विथ प्रेजेंटेशन सॉल्व करके। 5 मिनट है आपके पास, चलो क्विकली। सेम जैसा, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, आपका प्रैक्टिस होता नहीं, सॉल्व करके चाहिए मेरे को अभी के अभी। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में जिसका नहीं हुआ उसको 10 बार करना पड़ेगा। हाँ क्विकली 5 मिनट में करना है, समझो एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नहीं है। 5 मिनट्स टाइम है आपको, चलो स्टार्ट। 64 करना है, क्विकली करो चलो।